नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, नीट 2026 का पेपर लीक। लेकिन देखिए, बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। हम इस लीक को एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, ये समझने के लिए कि हमारी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में आखिर किस हद तक सेंधमारी हो चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं, बल्कि अंदर तक खोखले हो चुके सिस्टम की है। सच्चाई काफी कड़वी है। इतने हाई सिक्योरिटी एग्जाम्स के पेपर ना कभी गलती से लीक नहीं होते। जरा सोचिए, इतने कड़े सुरक्षा चक्र से कोई भी सवाल तब तक बाहर आ ही नहीं सकता जब तक कि सिस्टम के बिल्कुल अंदर बैठा कोई व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। ये कोई मामूली हादसा नहीं है, ये पूरे तरीके से एक इनसाइड जॉब है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, नीट लीक की पूरी प्रक्रिया। दूसरा, अंदरूनी मिलीभगत। तीसरा, पैसा और खरीदार। चौथा, बर्बाद परीक्षाओं का एक दशक। और आखिरी, एक विफल सिस्टम की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 के साथ, नीट लीक की पूरी प्रक्रिया। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके दस्तावेज एक बहुत ही स्पष्ट सप्लाई चेन दिखाते हैं, और ये सब 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में सिस्टम के अंदर बैठे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने असली सवालों को बाहर निकाला। दूसरे चरण में सक्रिय बिचौलियों ने उन खरीदारों से संपर्क किया जो मोटी रकम देने को तैयार थे। और तीसरे चरण तक आते आते पेपर डिजिटल रूप ले चुका था और टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर धड़ल्ले से शेयर हो रहा था, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। अब देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं था। इसकी शुरुआत अप्रैल में ही हो गई थी, जब पुणे में कुछ खास बच्चों के लिए सीक्रेट क्लासेस चलाई गईं। फिर 29 अप्रैल को, यानी मुख्य परीक्षा से पूरे 4 दिन पहले, आरोपी यश यादव ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पत्रों को बाकायदा पीडीएफ फॉर्मेट में बदल दिया था। मतलब 3 मई को देश के 22 लाख छात्र जिस परीक्षा में बैठने वाले थे, उसका पेपर 4 दिन पहले ही मोबाइल फोन्स पर घूम रहा था। है ना हैरानी की बात। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अंदरूनी मिलीभगत। सीबीआई की जांच में जो नाम सामने आए हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। पुणे की बॉटनी प्रोफेसर मनीषा मंढरे और एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, ये दोनों फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये एनटीए के सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। इन्होंने एनटीए के सुरक्षा चक्र को बाहर से नहीं तोड़ा, बल्कि अपने क्लियरेंस और अपनी एक्सेस का फायदा उठाकर बिल्कुल अंदर से इन बेहद गोपनीय सवालों को निकाल लिया। सिस्टम की बुनियादी विफलता तो यहीं से शुरू हो जाती है। इनकी चालाकी का लेवल देखिए। इन्होंने नो एविडेंस टैक्टिक का इस्तेमाल किया। पुणे में जो स्पेशल क्लासेस ली गईं, वहां मनीषा मंढारे ने बच्चों को प्रिंटेड पेपर बांटे ही नहीं, क्योंकि उससे तो सबूत पीछे छूट जाता। इसके बजाय उन्होंने क्लास में छात्रों को अपनी नोटबुक में खुद बोल बोलकर सवाल लिखवाए, ताकि कोई पेपर ट्रेल, कोई भी कागजी सबूत बचे ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि ये नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए कितनी शातिर तैयारी कर रहा था। अब आते हैं भाग 3 पर, पैसा और खरीदार। 10 लाख रुपए। सीबीआई जांच में ये बात सामने आई है कि मांगीलाल और दिनेश बिवाल जैसे लोगों ने अपने बच्चों के लिए ये लीक पेपर हासिल करने के लिए बिचौलियों को 10 से 15 लाख रुपए तक की भारी भरकम रकम चुकाई। एक तरह से ये पैसे के दम पर सपनों को खरीदने का सौदा था, और यही मोटा पैसा सिस्टम में मौजूद इस विशाल ब्लैक मार्केट को जिंदा रखता है। इसी अकूत दौलत की वजह से ही ये खेल बार बार दोहराया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। दिनेश बिवाल नाम के आरोपी ने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा, और नतीजा क्या निकला? बेटे ने 720 में से सिर्फ 107 नंबर हासिल किए। पूरा का पूरा परिवार सीबीआई के जाल में फंस गया, यहां तक कि उन्होंने सीकर में एक फ्लैट लेकर वहां से पेपर बांटने का कोरियर नेटवर्क भी चलाया। लेकिन फिर भी बच्चा पास होने लायक नंबर नहीं ला सका। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। जिस बच्चे के लिए 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा गया ना, उसके 12वीं बोर्ड में सिर्फ 50% मार्क्स थे। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में ग्रेस मार्क्स लेकर पास हुआ था। अब सोचिए, अगर ऐसे अयोग्य उम्मीदवार पैसे के दम पर मेडिकल कॉलेजों में घुस जाएंगे, तो भविष्य में हमारे अस्पतालों और मरीजों का क्या होगा? ये सिर्फ एक परीक्षा का मजाक नहीं बन रहा, ये सीधे तौर पर पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, बर्बाद परीक्षाओं का एक दशक। पिछले 1 दशक में हमारे देश में शायद ही ऐसी कोई बड़ी परीक्षा बची हो जिस पर सवाल न उठे हों। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, सीएसआईआर नेट, जुडिशरी सर्विस,
पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स, ये लंबी लिस्ट साफ दिखाती है कि जवाबदेही की भारी कमी के कारण हमारी पूरी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली ढांचागत रूप से बीमार हो चुकी है। ये कोई एक आध बार हुई चूक नहीं है, बल्कि एक बाकायदा पैटर्न बन चुका है। और पता है, ये पूरा खेल अब एक ऑर्गेनाइज्ड आर्बिट्राज यानी मुनाफे के एक सुनियोजित बाजार में बदल चुका है। जो शुरुआत में सबसे पहले पेपर खरीदता है वो वीआईपी अर्ली एक्सेस के लिए 30 लाख रुपए तक देता है, फिर वो आगे प्रॉफिट कमाने के लिए इसे बेचता है। व्हाट्सएप से होते हुए जब तक ये पेपर टेलीग्राम के जरिए आम लोगों तक पहुंचता है, तब तक इसकी कीमत गिरकर 30,000 रुपए रह जाती है। ये प्रॉपरली एक व्यापार बन चुका है जिसका अपना एक सेट बिजनेस मॉडल है। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, एक विफल सिस्टम की हकीकत। ये उन लाखों छात्रों की सच्चाई है जो दिन रात ईमानदारी से पढ़ते हैं। एक तरफ वो मेहनती बच्चा है जो 2 साल तक हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ वो है जो पैसे के दम पर एक शॉर्टकट खरीद लेता है। जब पेपर लीक होता है ना, तो उन 2 सालों की कड़ी मेहनत और त्याग की पल भर में कोई कीमत नहीं रह जाती। अक्सर सरकारें कह देती हैं कि एग्जाम दोबारा करा लिया जाएगा, पर यह इतना आसान नहीं होता। परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भारी कर्ज लेते हैं। री एग्जाम का मतलब है कि जिस ईमानदार छात्र ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसे अब बिना किसी गलती के फिर से उस भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा। गलती कोई और करता है और उसकी सजा हमारे ईमानदार छात्रों को भुगतनी पड़ती है। देखिए, अगर ये सब सिर्फ एक बार होता तो हम इसे सिस्टम का एक ग्लिच कह सकते थे। लेकिन अगर कोई देश बार बार हर साल हर बड़े एग्जाम में ऐसी घटनाओं को झेल रहा है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये फेलिंग बाय डिजाइन है। एक ऐसा खोखला सिस्टम जो जानबूझकर जवाबदेही से भागता है और इन शिक्षा माफियाओं को पनपने का पूरा मौका देता है। इसलिए ये पूरा विश्लेषण इस एक गंभीर सवाल पर आकर रुकता है। एक मेहनती छात्र जो सिर्फ अपनी किताबों से प्यार करता है और अपने आने वाले कल के सपने बुनता है, वो आखिर अब किस पर भरोसा करे? क्या उस परीक्षा पर जो बाजार में बिक जाती है, उस सिस्टम पर जिसके अंदर के लोग ही सेंधमारी करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत पर? इस पूरे ढांचे को अब एक बहुत गहरे और सख्त सुधार की जरूरत है, वरना यह मजाक ऐसे ही चलता रहेगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया।